हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट का 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपका सब्जेक्ट कोड है AG 503। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को परिभाषित करना है। इसमें प्रयुक्त होने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें प्रयोग होने वाली कौन कौन सी विधियां हैं उनका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में बताया था कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वह प्रक्रिया होती है, पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है इसको एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन बोला जाता है। ठीक है, एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन बोला जाता है, समन्वित कीट प्रबंधन भी बोला जाता है, आईपीएम को। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का शॉर्ट नेम है आईपीएम। तो आईपीएम वह व्यवस्था होती है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग नियंत्रण के एक से अधिक विधियों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि पर्यावरण को भी कोई हानि न पहुंचे और कीटों की जो संख्या है वो आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रहे। ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रहे, ईटीएल से नीचे रहे। तो ये होता है पेस्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें अपने फसलों को हानिकारक कीटों एवं बीमारियों से बचाने के लिए एक से अधिक नियंत्रण की विधियों का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि हमारे पर्यावरण को भी कोई हानि न पहुंचे और कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रहे। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण का इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग करना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रहे। और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब सभी अपनाए गए तरीके सफल न हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन। ठीक है, तो समझ गए होंगे एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन क्या होता है। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक नियंत्रण की विधियों का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए जिससे कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रहे और हमारे पर्यावरण को भी कोई हानि न पहुंचे। और हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी करेंगे जब अपनाए गए सभी तरीके सफल नहीं होंगे तब। ठीक है, तो यह हो गया इसका परिभाषा। अब चलिए देखते हैं इसकी विधियां। पूछा था कि एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, इसमें प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो अब विधियां देख लेते हैं इनका। तो इसकी कुल 6 से 7 विधियां हैं। ठीक है, जिसमें पहला है सस्य विधि। सस्य विधि को बोला जाता है एग्रोनॉमिकल मेथड। ठीक है, तो इस विधि के अंतर्गत अन्य सस्य क्रियाएं शामिल होती हैं जिन्हें हम लोग घटा बढ़ाकर कीटों का आक्रमण कम कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रक्रियाओं में सबसे प्रमुख है फसलों की बुआई और कटाई के समय में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आपका कोई फसल है, ठीक है, आपके फसल में कोई कीट लग जा रहा है। जैसे इस समय मान लीजिए धान का आपका फसल है, धान की फसल में आपके ब्राउन लिप डिजीज लग जा रहा है। ठीक है, तो आप कुछ दिन पहले उसको काट लीजिए पकड़ने के बाद, ताकि वह फसल जो हो या कुछ दिन पहले बुआई करिए ताकि वह कीट ना लग पाए। तो यही बोला जा रहा है कि फसलों की बुआई और कटाई के समय परिवर्तन करके हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। सफाई एवं फसलों को तथा खरपतवार के अवशेषों को नष्ट करके भूमि की जुताई, निराई गुड़ाई, फसल चक्र अपनाकर, खाद की मात्रा में परिवर्तन करके, जल व्यवस्था में परिवर्तन करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनसे नियंत्रण पा सकते हैं। तो यही विधियां है। पहली विधि है ये सस्य नियंत्रण। दूसरा है भौतिक विधि। ठीक है, भौतिक विधि में तापमान, आर्द्रता, ध्वनि, ठंडा या सर्दी, प्रकाश, ऊर्जा उपयुक्त कीटनाशकों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन सबको क्या किया जाएगा, जैसे बहुत तेज ध्वनि आ जाएगी तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जो ज्यादा ध्वनि में मर जाते हैं। ठीक है, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर में मर जाते हैं, कुछ ज्यादा ठंडे में मर जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग ऐसा वातावरण बनाता है। अगला है यांत्रिक विधि। ठीक है, तो यांत्रिक विधि क्या होती है, तो इस विधि के अंतर्गत ये प्रयास आते हैं जिनमें नाशक कीट भोजन तक न पहुंचे। ठीक है, यांत्रिक विधि में वह प्रक्रिया आती है जिसमें नाशक जो कीट होते हैं वो भोजन तक पहुंच नहीं पाए, साथ ही उसकी विभिन्न अवस्थाओं जैसे अंडों, वयस्कों तथा वयस्कों को हाथ से नष्ट करना तथा उनकी यांत्रिक रोकथाम को
सम्मिलित करना, तो ये होता है मैकेनिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं उनको उनके भोजन तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। अगला है फसलों में कीट प्रतिरोधी जातियों का विकास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों में कीट प्रतिरोधी जातियों का विकास करके ऐसी वैरायटी लाएंगे कि जो जो कीट प्रतिरोधी हो, तो उससे क्या होगा, उसमें कीट का प्रकोप कम होगा। अगला है रासायनिक विधि। तो हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक विधि का ज्यादातर आज के समय में प्रयोग होता है कि कीटों को नियंत्रित करने के लिए हम लोग रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है आनुवांशिक विधि। तो इन विधियों में उन रसायनों का उपयोग किया जाता है जिनके प्रभाव से कीटों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है, या मादा अंडे तो देती है परंतु उनसे गिडार नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगला है और लास्ट है वैधानिक नियंत्रण, लीगल कंट्रोल। तो इसके अंतर्गत वे प्रयास आते हैं जो विभिन्न भागों जैसे देश के भागों में हानिकारक कीट या बीमारियां न प्रवेश कर सके, साथ ही जो हानिकारक कीट या बीमारियां दूसरे भागों में न हो, जो हानिकारक कीट या बीमारियां जो किसी विशेष स्थान पर प्रवेश की गई है उन्हें आगे फैलने से रोका जा सके। ठीक, इसके लिए वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो यही था आपका इन एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन और इसमें प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियां। ठीक है, विधियां कौन कौन सी, सस्य विधि, भौतिक विधि, यांत्रिक विधि, जैविक नियंत्रण विधि, फसलों में कीट प्रतिरोधी जाति का विकास करके, रासायनिक विधि, आनुवांशिक विधि और वैधानिक विधि। तो यदि आपसे सिर्फ पूछेगा विधियां तो आप लोग डायरेक्ट हेडिंग लिख दीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। ठीक है, आगे पूछेगा, देखिए आगे एक अलग से पूछ सकता है कि भौतिक नियंत्रण क्या होता है, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण क्या होता है। तो देखिए जैविक नियंत्रण और सस्य नियंत्रण और आपका एक लीगल कंट्रोल और एक रासायनिक कंट्रोल, तो ये देखिए ज्यादा से ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग कराया जाएगा। तो एकीकृत नाशी जो प्रबंधन क्या होता है समझ गए होंगे आप लोग कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसलों को हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों जैसे व्यवहारिक नियंत्रण, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण का इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों की जो संख्या है वह आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहे, और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी करें जब अपनाए गए सभी तरीके सफल न हो, और इससे हमारे पर्यावरण को भी हानि नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखा जाता है। कि आप बोल सकते हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण की सभी विधियों का इस प्रकार से सुसंगत प्रयोग करना कि कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रहे, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, जैसे 5 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद आप लोगों को 10 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद हो सकता है कि 10 क्वेश्चन का एक और वीडियो या 5-5 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। बस उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ लेंगे आप लोग अच्छा नंबर ला सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटो आर्थ्रोपोड्स द्वारा क्षति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कीटों के द्वारा या आर्थ्रोपोड के द्वारा क्षति के जो प्रकार है, नुकसान के प्रकार है, उनका वर्णन करना है। तो कीटों द्वारा होने वाले जो 3 मुख्य प्रकार के नुकसान है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कीटों द्वारा देखिए 3 मुख्य प्रकार के नुकसान होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहले होता है काटने और चबाने वाले मुखांग के द्वारा, ठीक है, दूसरा होता है चूसने वाले मुखांग के द्वारा, और तीसरा होता है रोगजनक के रूप में। पहला देखते हैं काटने और चबाने वाले मुखांग के द्वारा। तो यह पौधे की सामग्री के टुकड़े को काट कर और चबा कर भोजन करती हैं। ये जो काट और चबाने के मुखांग वाले कीट होते हैं, यह क्या करते हैं, यह पौधे की सामग्री को ये टुकड़े काट कर और चबा कर भोजन करते हैं। यह वयस्क या कीड़े का लार्वा हो सकता है। ठीक है, यह वयस्क या कीड़े का लार्वा हो सकता है। इसके द्वारा किए गए नुकसान निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए इसके द्वारा कैसे कैसे नुकसान होते हैं उसको देखेंगे, क्योंकि यही पूछा है कि क्षति के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो हम लोग यही पढ़ना है कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण, उत्तकों का नुकसान। क्या करते हैं, देखिए जो होता है काटने और चबाने वाले मुखांग वाले जो कीट होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण उत्तकों का नुकसान करते हैं। इससे क्या होता है, इस मामले में पत्तियां जो होती है वो झड़ने लगती हैं। ठीक है, अगला है कलियों और अंकुरों को नष्ट होना। इससे क्या होता है, कली जो होती है और अंकुर जो होता है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है फूलों और फलों और बीजों का विनाश। इससे फूलों फलों और बीजों का विनाश हो जाता है। यह जो कीट होते हैं ना काटने और चबाने वाले, यह सब नुकसान करते हैं। क्या करते हैं, फूल फल और बीज का विनाश कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है रस प्रवाह में रुकावट और तने का शारीरिक रूप से कमजोर होना तथा तना टूटने का परिणाम हो सकता है। ठीक है, यह क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं पहले समझिएगा। क्या करते हैं कि तने की बोरिंग और टनलिंग करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है सैप के प्रवाह में रुकावट और स्टेम का शारीरिक कमजोर हो जाता है। ठीक है, जिससे स्टेम टूटने का परिणाम होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, रस प्रवाह में रुकावट और तने का शारीरिक रूप में कमजोर होना तथा टूटने का परिणाम हो सकता है इन कीटों के द्वारा। अगला है रोपाई और युवा पौधे का विनाश। ठीक है, रोपाई और युवा पौधे का विनाश। अगला है चूसने वाले मुखांग द्वारा क्षति। हम लोगों ने पहला देखा काटने और चबाने वाले मुखांग द्वारा क्या क्या हमें नुकसान हो रहा था, तो हमने उसका प्रकार भी देख लिया कैसे कैसे नुकसान होते हैं। इसे हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण ऊतक का नुकसान कर देते हैं, इससे पत्तियां झड़ सकती हैं। फिर हमने देखा कलियों और अंकुरों का निर्माण नष्ट कर देती है। फिर हमने देखा फूल और फलों और बीजों का विनाश कर देते हैं। फिर हमने देखा कि रस प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं और तने को शारीरिक रूप से कमजोर कर देते हैं, जिससे तना को टूटने का भी परिणाम आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे चूसने वाले मुखांग द्वारा क्षति। तो चूसने वाले मुखांग द्वारा क्या क्या क्षति है, तो इस कीटों के कुछ या सभी मुख भाग छेदने वाले या सूंड या स्टाइलेट में बदल जाते हैं। ठीक है, ये जो चूसने वाले मुखांग वाले कीट होते हैं ना, इन कीटों के कुछ या सभी मुखांग के भाग छेदने वाले सूंड या स्टाइलेट में बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी मुख के जो भाग होते हैं वह छेदने वाले या सूंड या स्टाइलेट में बदल जाते हैं। रस या तो फ्लोएम या जाइलम में या पत्ते जड़ों या फलों के समान उत्तकों में चूसा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये इस प्रकार के जो कीट होते हैं, इसके सभी मुख भाग होते हैं वह छेदने वाले सूंड या स्टाइलेट में बदल जाते हैं। रस या तो फ्लोएम या जाइलम से या पत्ते जड़ों या फलों के सामान्य उत्तकों से चूसा जाता है। ठीक है, इस श्रेणी में मुख्य रूप से दो प्रकार की भिन्न क्षति होती है। इस श्रेणी में भिन्न दो प्रकार की मुख्य क्षति होती है। पहला है विषाक्त लार के बिना कीट, दूसरा था विषाक्त लार के साथ कीट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो विषाक्त लार के बिना कीट होती हैं, ये इंसेक्ट और माइट सैप को हटा देते हैं। सैप मतलब रस को हटा देते हैं। ठीक है, रस को चूस लेती हैं। ये जो इंसेक्ट और माइट होती है रस को चूस लेते हैं, जिससे ऊतक मुरझा जाते हैं, विकास रुक जाता है और चरम स्थिति में मतलब नजदीकी स्थिति में मेजबान पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब जब वो उसमें फल लगने वाला होता है उसी समय उस पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो होते हैं दो प्रकार के कीट लगते हैं। चूसने वाले मुखांग के द्वारा जो क्षति होता है वह दो प्रकार से होता है। तो पहला होता है कि एक होता है विषाक्त लार के बिना कीट, दूसरा होता है विषाक्त लार के साथ कीट। तो विषाक्त लार के बिना वाले जो कीट होते हैं यह क्या करते हैं, यह इंसेक्ट और माइट सैप को हटा देते हैं, इनमें से जूस को चूस लेते हैं, जिससे ऊतक मुरझा जाता है, विकास रुक जाता है और चरम स्थिति में जो मेजबान पौधा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है विषाक्त लार के साथ कीट। तो इस मामले में विषाक्त लार कीट संख्या के संबंध में एक विषम मात्रा में क्षति का कारण बनती है। ठीक है, यह जो मामला होता है, इस मामले में जो विषाक्त लार वाले कीट होते हैं उनकी संख्या के संबंध में एक विषम मात्रा में क्षति का कारण बनता है, नुकसान का कारण बनता है। विषाक्त पदार्थों से कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। तो यह था दूसरा टाइप। अगला टाइप देखेंगे हम लोग रोगजनक के रूप में क्षति। तो रोगजनक के रूप में कैसे क्षति होती है, किस प्रकार की, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं रोगजनक के रूप में क्षति। तो यह जो कीट होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम संख्या में संक्रामक व्यक्ति बीमारी के गंभीर प्रकोप के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह रोग वाहकों को नष्ट करके इन रोग वाहकों को नष्ट करके रोग का नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोगों ने देखा कि काटने वाले जो मुखांग होते हैं उनके द्वारा क्षति, फिर हमने देखा कि चूसने वाले मुखांग के द्वारा क्षति, हम लोग तीसरा देख रहे हैं रोगजनक के रूप में क्षति। तो देखिए तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो मैं भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो देखते हैं रोगजनक के रूप में क्षति। तो ये देखिए, यह जो रोगजनक के रूप में हमें कीटों द्वारा क्षति होता है ना, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि ये जो कीट होती है ना, इनको यदि हम लोग चाहे रोग वाहक को नष्ट करके कंट्रोल में ले लें तो हम लोग इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। यह बहुत संक्रामक होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष वेक्टर, दूसरा होता है प्रत्यक्ष वेक्टर। तो अप्रत्यक्ष वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब वाहक, अप्रत्यक्ष वाहक, और डायरेक्ट वेक्टर मतलब प्रत्यक्ष वाहक। तो इस श्रेणी में कीड़े शामिल होते हैं। ठीक है, जो भोजन को पंचर बनाते हैं। तो इस श्रेणी में वे कीड़े शामिल होते हैं जो भोजन को पंचर बनाते हैं। पंचर बनाने का मतलब समझ नहीं क्या होता है, कीड़े क्या करते हैं, भोजन को छेद देते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी में कीड़े शामिल होते हैं, वे कीड़े शामिल होते हैं जो भोजन को पंचर बनाते हैं, जो बाद में हवाई बीजाणुओं से संक्रमित हो जाते हैं। हवाई बीजाणु मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कि ऐसे बीजाणु जो हवा से फैलते हैं। ठीक है, हवा से फैलने वाले बीजाणु से संक्रमित हो जाते हैं। और यह जो होता है
इनडायरेक्ट वेक्टर ये कहाँ पर होता है, फलों में होता है। फल मक्खी के लार्वा और फलों के कीड़ों द्वारा यह निर्मित होता है। ठीक है, फल मक्खी के लार्वा और कीड़ों के द्वारा यह निर्मित होता है। अगला है डायरेक्ट वेक्टर। तो डायरेक्ट वेक्टर क्या होता है, तो इन कीटों और नेमेटोड को कभी कभी जैविक वाहक भी कहा जाता है। ठीक है, इन कीड़ों और नेमेटोड को कभी कभी बायोलॉजिकल वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, एक सक्रिय संचरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। डायरेक्ट वेक्टर सक्रिय संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं क्योंकि ये अक्सर मध्यवर्ती मेजबान होते हैं। रोगजनक पादप सूक्ष्मजीव हैं जो केवल वेक्टर के माध्यम से प्रसारित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से एकदम बता दिया है। और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेस से। 75% जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा चांस है एग्जाम में आने का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, बोला कीट विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, जो कीट विज्ञान किसे कहते हैं, पेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को 100%, यह जो क्वेश्चन है ना आपका 100% एग्जाम के लिए 100% पेस्ट कीट 100% एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कीट विज्ञान किसे कहते हैं। तो कीट विज्ञान जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द एंटोमन और लॉगस से मिलकर हुआ है, जहां पर एंटोमन का अर्थ होता है कीट से तथा लॉगस का अर्थ होता है इसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो एंटोमन का मतलब होता है कीट और लॉगस का मतलब होता है के बारे में अध्ययन करना, मतलब कीट के बारे में अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसे हम लोग कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कीट विज्ञान कहते हैं। या बोल सकते हैं जंतु विज्ञान की वह शाखा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग कीटों के विकास, संरचना, वर्गीकरण, जीवन चक्र, स्वभाव आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कीट विज्ञान कहते हैं। तो कीट विज्ञान समझिएगा एकदम सिंपल परिभाषा, विज्ञान की हुआ शाखा जिसमें हम लोग कीटों के विकास, संरचना, वर्गीकरण, जीवन चक्र, स्वभाव आदि का अध्ययन करते हैं, उसे कीट विज्ञान कहते हैं। या सीधे बोल सकते हैं कीट विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कीटों के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया कीट विज्ञान। वो पूछता है कि कीट विज्ञान किस भाषा का शब्द है, एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो एंटोमोलॉजी देखिए ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, एंटोमन और लागस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है पेस्ट शब्द को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ पर पेस्ट को परिभाषित करने के लिए नहीं बोला है, बोला है पेस्ट शब्द को परिभाषित कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे आपको न्यूमेरिकल लगाना हो, चाहे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन पहले आप लोग समझना चाहिए। देखिए बोला पेस्ट शब्द को परिभाषित कीजिए, पेस्ट को नहीं बोला है, लेकिन हम लोग पेस्ट को भी परिभाषित करेंगे, लेकिन पहले बोला पेस्ट शब्द को परिभाषित कीजिए। तो पेस्ट शब्द को हम लोग परिभाषित करेंगे। कहने का मतलब है कि पेस्ट शब्द कहाँ से है या कहाँ का शब्द है। ठीक है, तो पेस्ट शब्द जो है यह एक लैटिन और फ्रांसीसी शब्द है। पेस्ट एक लैटिन और फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ प्लेग या संक्रामक रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब होता है प्लेग या संक्रामक रोग, तो यही पेस्ट शब्द का मतलब है। पेस्ट एक लैटिन और फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ प्लेग या संक्रामक रोग होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग बताता हूँ कि पेस्ट होता क्या है। देखिए एग्जाम पूछेगा पेस्ट, पेस्ट किसे कहते हैं। तो कोई भी, देखिए पेस्ट जो है ना कोई भी हो सकता है, मैं भी पेस्ट हो सकता हूँ, आप भी पेस्ट हो सकते हैं, हमारे गाय, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी जीवित जीव जो हमें आर्थिक हानि पहुंचाता हो उसे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 1 बीघा फसल बोया गया है, आपके घर का ही बैल जाके उसमें क्या किया कि 10 बीसा तक खा गया, 2 बीसा तक खा गया, तो क्या होगा कि आपका वो पेस्ट हो गया। ठीक है, आपने अपने खेत में कोई फसल बोई, उसमें कोई कीट लग गया, आपको क्या कर रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है, तो वह पेस्ट हो गया। कोई मनुष्य आपका नुकसान, सॉरी मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो आपको आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी जीव पेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई कीट ही पेस्ट हो, इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीव पेस्ट हो सकता है। तो कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक व भौतिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा पेस्ट को। पेस्ट शब्द लैटिन और फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्लेग या संक्रामक रोग। 5वां क्वेश्चन है माइट्स के लक्षण लिखिए। माइट आप लोग जानते होंगे, तो माइट का लक्षण पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइट कैसा कीट है, कहां से आया है। तो माइट जो होता है ये आर्थ्रोपोडा समुदाय के आर्किडीडा समूह के एक्रिना गण के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए जो माइट्स
है ना, यह आर्थ्रोपोडा समुदाय के, ध्यान दीजिएगा, आर्थ्रोपोडा संघ के अर्किनीडा समूह के एकेरिना गढ़ के अंतर्गत आता है। जैसे लेपिडोप्टेरा गढ़ है आपका, हेमिटोप्टेरा गढ़ है, ठीक है, हेमिप्टेरा गढ़ है, तो ये सब क्या है, कोलियोप्टेरा है, ये सब एक गढ़ है और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत में कुछ आते हैं इसमें से। तो यही बोल रहा है कि माइट जो है आर्थ्रोपोडा समुदाय के अर्किनीडा समूह के एकेरिना गढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इनका लक्षण देखेंगे, सिम्टम क्या है, यह छोटे जीव होते हैं जो लगभग 0.1 मिलीमीटर से लंबे होते हैं, 0.1 मिलीमीटर से लंबे होते हैं। इनका शरीर 2 भागों में बटा हुआ होता है। जो माइट्स होते हैं इनका शरीर 2 भागों में बटा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, इनके मुखांग काटने, चुभाने और चूसने वाले होते हैं। माइट्स के जो मुखांग होते हैं वह काटने, चुभाने और चूसने वाले होते हैं। अगला है, इसके निम्फ के शरीर में 3 जोड़ी टांग और बाद में 4 जोड़ी होती है। निम्फ मतलब जो तो शिशु, यह जब शिशु अवस्था में होता है तो इसके शरीर में 3 जोड़ी टांग होती है और बाद में जब यह अडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो इसके शरीर में 4 जोड़ी टांग हो जाती है। अगला है, इसका रूपांतरण साधारण होता है। इसका रूपांतरण जो होता है वह साधारण होता है। इसमें श्वसन क्रिया जो होती है वह त्वचा या ट्रेकिया के द्वारा होती है, ठीक है। और मेल जो होता है इसका फीमेल की अपेक्षा छोटा होता है। तो यह था इसका लक्षण, ठीक है। तो यह 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग बता दिए। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।